नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मृदा प्रोफाइल। देखिए साथियों, पिछले वाले वीडियोज आपको अक्षय एजुकेशन जॉब ने यूट्यूब चैनल पे जाके इन वीडियोस को देखना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का अपना टॉपिक रहेगा मृदा परिच्छेदी का सॉइल प्रोफाइल। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और ये मृदा परिच्छेदी का होती क्या है, बहुत सिंपल चीज़ है। अपन अगर बेसिक ध्यान लगाएंगे अपने घरेलू खेत पे जाके तो इसके बारे में अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा कि मृदा परिच्छेदी का होती क्या है। मृदा परिच्छेदी का को समझने से पूर्व अपन बात करेंगे सॉइल सैंपलिंग। यानी मृदा नमूना। आप सभी को पता है कि मृदा की जांच करने के लिए मृदा का एक नमूना लिया जाता है और वो अपने खेत में से जो भी इस विषय का संबंधित एक्सपर्ट होता है वो सॉइल का सैंपल लेता है और सैंपल लेने के बाद उस सॉइल की जांच करता है कि उस खेत की मृदा में खनिज पदार्थों का क्या लेवल है, उस खेत की मृदा लवणीय है या अम्लीय है, जैसी कंडीशन है उसके गुणों को वो अध्ययन करता है और उसके अनुसार किसान को उसमें जो भी उर्वरक हुआ या जैव उर्वरक हुआ या मृदा सुधार हुआ उनको रिकमेंड करता है। तो सॉइल सैंपलिंग कैसे लेते हैं इसका तरीका अपने को थोड़ा सा समझना है। मान लीजिए ये अपना एक खेत है और इसमें से अपने को मृदा नमूना लेना है। तो किस प्रकार से अपन मिट्टी का नमूना ले, तो सबसे पहले अपन अपने खेत को 4 भागों में बांट दें। ये 4 भाग हो गए। अपन एक सैंपल यहाँ से लेंगे, एक सैंपल यहाँ से लेंगे, एक सैंपल यहाँ से लेंगे, एक सैंपल यहाँ से। यानी अपन ने अपने खेत में 4 सैंपल और अंतिम सैंपल मान लीजिए अपन यहाँ से भी ले सकते हैं 5 सैंपल। तो रैंडमली अपने को खेत में ये सैंपल लेना है। जैसे कि अपन ये 5 मिट्टी के सैंपल कलेक्ट कर लिए तो इन 5 को एक जगह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर इन सभी जो मिली हुई मिट्टी है उस मिट्टी को अपन धरातल पे फैला के और उसको फिर 4 भागों में बांट। पहले खेत में से 4-5 जगह से रैंडमली सैंपल लिए जाते हैं। उसके बाद लिए गए सैंपल्स को आपस में मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद सैंपल्स को अपन एक पात्र में बिछा के और उसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं। बांटने के बाद अपन आमने सामने के 2 भाग हटा देते हैं, क्योंकि अपने को मिट्टी का सैंपल लगभग आधा किलो यानी 500 ग्राम या 250 ग्राम के आसपास ही चाहिए। जबकि अपन इस प्रकार से सैंपल लेंगे तो अपने पास 8-10 किलो मिट्टी आ जाएगी। अब अपने को 8-10 किलो काम में लेनी नहीं है, अपने को मात्रा सिर्फ इतनी लेनी है। तो बाकी मिट्टी को कैसे अपन दूर करें और इतनी मात्रा ले, तो ऐसा नहीं है कि मिक्स की हुई मिट्टी में से अपन ने इतनी मात्रा निकाल ली बाकी को फेंक दिया तो अपने ये सैंपल हो गया, ये गलत है। आप मिक्स की हुई मिट्टी को पहले फैलाओगे, आमने सामने के 2 भाग हटाओगे। तो मान लीजिए जैसे इन 5 सैंपल का वजन हो गया 10 किलो। आपने ये 10 किलो मिट्टी फैला के इसको 4 भागों में बांट दी, यानी 2.5 किलो, 2.5 किलो और 2.5 किलो और 2.5। ये 4 भागों में बराबर बट गई। आमने सामने के 2 भाग हटा देना, यानी आपने 5 किलो अलग कर लिया और 2 भागों को आपको रख लेना है।
तो वो कितनी रह गई 5 किलो। पहले आपके पास 10 किलो थी, फिर हो गई 5 किलो। अब आपको नमूना सिर्फ इतना लेना है, तो आपको फिर कम करना पड़ेगा इसको। तो इसको जो 5 किलो बची है इसको वापस मिक्स करोगे आप, और मिक्स करके फिर 4 भागों में बांटोगे और आमने सामने के भाग को हटा दोगे। तो इसके बाद इसकी आधी हो जाएगी, यानी 2.5 किलो रह जाएगी। तो ये प्रक्रिया जब तक अपन अपनाते हैं तब तक अपने को जितना नमूना चाहिए उतनी मात्रा अंत में रह जाए। अब ये जो मिट्टी का नमूना आपने खेत में लिया, इसको लेने का एक तरीका होता है, उस तरीके को आपको ध्यान रखना है। आप खेत में सर्वप्रथम जाओगे और जहां से आपको नमूना लेना है वहां की ऊपरी परत को थोड़ी सी आपको हटाना है, क्योंकि ऊपर घास फूस या अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, उनको आपको थोड़ा सा अलग कर लेना है। उसके बाद आप इस जगह पे वी आकार का गड्ढा बनाओगे। वी आकार का गड्ढा बनाने के बाद आपको सैंपल कैसे लेना है, हर जगह से इसी प्रकार से सैंपल लेना है। वी आकार का गड्ढा बनाने के बाद एक परत इधर वाली होगी, एक परत इधर वाली होगी। आपने बीच की मिट्टी को निकाल के फेंक दिया, ये वी आकार बन गया। अब आपको मर्दा नमूना लेना है, तो एक पतली परत इस परत से आप अलग करोगे और एक पतली परत इधर से आप अलग करोगे। दोनों पतली परत से जो मिट्टी यहाँ इकट्ठी हुई है उस मर्दा को आप कलेक्ट करोगे और वही मर्दा नमूना करें। तो ये है मर्दा नमूना लेने का तरीका। अब इसी से रिलेटेड है मर्दा परिच्छेदी का। जैसे कि आपने ये वी आकार का गड्ढा बनाया, ये तो एक सीमित गहराई तक था, वी आकार का गड्ढा बनाया, तो इसमें आप देखते हैं कि ये परत है साइड की। तो इसको साइड से देखने पे आपको जो मिट्टी की अंदर की परतें हैं वो विविध परतें दिखाई देगी। जैसे कि कुछ दूरी की मिट्टी आपको हल्की भूरी होगी, फिर उससे नीचे एक परत से आपको दिखाई देगी जो गहरी भूरी होगी, फिर उससे नीचे एक परत दिखाई देगी जो काली होगी। इस प्रकार से आपको इस प्रोफाइल के अंदर विभिन्न प्रकार की परतें दिखाई देती है, जो अलग अलग कार्बनिक या खनिज पदार्थों के कारण उनका कलर अलग अलग रहता है। तो इस प्रकार से मर्दा में जो अपन उदग्र कटान लगाते हैं, लगाने के बाद जो मिट्टी के अंदर अपने को विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं, उन संस्तरों की एक इकाई को ही मर्दा परिच्छेदिका बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि मर्दा परिच्छेदिका की परिभाषा। तो मर्दा परिच्छेदिका की परिभाषा होगी, मर्दा में उदग्र कटान लगाने पे, या आपने उदग्र कटान लगाया या लंबवत कटान लगाने पे मर्दा के अंदर जो विभिन्न परतें दिखाई देती है, उन परतों की इकाई को ही मर्दा परिच्छेदिका बोलते हैं। यानी आपने मर्दा का उदग्र कटान लगाया, उदग्र कटान लगाने पे ये विभिन्न रंग या आकार के आपको परतें दिखाई देगी। तो इन सभी परतों की संपूर्ण इकाई को अपन मर्दा परिच्छेदिका कहेंगे। और प्रत्येक जो परत होती है उस परत को अपन एक नाम से जानते हैं और वो नाम है संस्तर, और संस्तर को इंग्लिश में बोलते हैं होरिजन। जैसे कि आपकी एक परत दिखाई दे रही है, थोड़ा काला कलर लिए हुए, दूसरी परत दिखाई दे रही है थोड़ा लाल कलर ली हुई, तो ये अलग अलग परत हो गई। तो इन अलग अलग एक परत को अपन एक होरिजन या संस्तर के नाम से जानते हैं। अब होरिजन या संस्तर क्या होता है? जो मर्दा में उदग्र कटान लगाने पे जो परत एक परत होती है, जो समान गुण और समान संरचना की एक परत होगी, वही संस्तर कहलाएगा। मर्दा में उदग्र कटान लगाने पे समान गुण व समान संरचना की एक परत को संस्तर के नाम से जाना
जाता है। तो ये था मर्दा परिच्छेदी का। परिभाषा है मर्दा का उदग्र कटान लगाने पर मर्दा के अंदर दिखाई देने वाले शस्त्रों की एक इकाई मर्दा परिच्छेदिका कहलाती है। अब इसका एक डायग्राम अपन बात करेंगे। मर्दा परिच्छेदिका में विभिन्न प्रकार के शस्त्र होते हैं और कौन कौन सा शस्त्र में क्या क्या विशेषता होती है या कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, कौन सा शस्त्र कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो एक सिंपल सा डायग्राम पहले मैं आपको बता देता हूँ मर्दा परिच्छेदिका का। तो ये है मर्दा परिच्छेदिका का एक सामान्य डायग्राम। इसके अंदर आपको शस्त्रों का विवरण, सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। मिट्टी के अंदर इस प्रकार की संरचना होती है और इस प्रकार से विभिन्न शस्त्रों में मर्दा की परत विभाजित होती है। जब तक इन शस्त्रों का विकास नहीं होता है तब तक मर्दा पूर्ण विकसित नहीं होती है। तो कौन सा शस्त्र कहाँ पाया जाता है? पहला है ओ शस्त्र, दूसरा है ए शस्त्र, तीसरा है ई या ए2 शस्त्र, इससे अगला है बी शस्त्र और इससे अगला है सी शस्त्र और लास्ट है आर शस्त्र। मिट्टी में सबसे ऊपर ओ शस्त्र पाया जाता है, ओ के बाद ए शस्त्र पाया जाता है, ए के बाद ई पाया जाता है, उसके बाद बी पाया जाता है, उसके बाद सी और उसके बाद आर। जब तक मर्दा के अंदर इन शस्त्रों का विकास नहीं होगा तब तक मर्दा पूर्ण विकसित नहीं होती है, यानी वो कृषि की दृष्टि से पूर्ण विकसित नहीं है। कृषि की दृष्टि से पूर्ण विकसित मर्दा वही होगी जिसमें ये सभी होरिजन अपने को स्पष्ट दिखाई दे।
तो पहला है ओ संस्तर, जिसे कार्बनिक संस्तर कहा जाता है। इस संस्तर में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जनरली ये संस्तर कौन सी मृदाओं में पाया जाता है? ऐसी मृदाएं जहां वनों का क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी वन आच्छादित क्षेत्रों में इस प्रकार के संस्तर वाली मृदाएं पाई जाती है, क्योंकि वनों के द्वारा जो पत्ती है या वेजिटेटिव पार्ट है वो जड़ने के बाद मिट्टी के ऊपर एक परत बना लेते हैं और वो कार्बनिक पदार्थों की एक परत होती है। तो ये ज्यादातर कृषि क्षेत्रों के अंदर ये ओरिजिन अपने को दिखाई नहीं देता है, ये केवल वनों से आच्छादित भूमियों के अंदर ही पाया जाता है। इसे कार्बनिक संस्तर के नाम से जानते हैं। दूसरा है खनिज संस्तर। ये संस्तर कृषि योग्य मृदाओं में पाया जाता है और मृदा परिच्छेदिका का वास्तविक संस्तर इसे अपन बोलते हैं। इससे अगला है ई संस्तर। एक के बाद आता है ई संस्तर या E2। कई किताबों के अंदर या कई मार्क जो टीचर्स है आपको A, O, B, C और R 1, 2, 3, 4 और 5 संस्त्रों के बारे में बताते हैं, लेकिन ये संस्त्र क्या होता है? ये संस्त्र एक के बाद में रहता है। तो ये कई कबार कई लोग बार एक को और एक को दोनों को एक साथ में बताते हैं, जबकि ये संस्त्र और ये संस्त्र अलग अलग परतों में होते हैं। एक ही जस्ट नीचे की होता है जिसको A2 के नाम से भी अपन जानते हैं। ए संस्तर में खनिज पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस संस्तर को अपचालन संस्तर बोलते हैं। देखिए, एक होता है इलुवियल और दूसरा होता है आयलुवियल। एक ही शब्द का अंतर है, एक में ये लगेगा एक में आई। अपक्षालन संस्तर। अपक्षालन का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां से सर्वाधिक पोषक तत्वों का नुकसान होता हो या वहां से पोषक तत्व रिमूव होके दूसरी जगह जाते हैं। तो इस संस्तर में उपस्थित जो भी पोषक तत्व है उनका क्या होता है? रिमूवल होता है, यानी निष्कासन होता है, और ये यहां से हटके जो नीचे वाला संस्तर है उसमें आके जम जाते हैं। तो जिस संस्तर से इन पोषक तत्वों का निक्षालन हुआ उसे तो अपन बोलेंगे अपक्षालन संस्तर या इलुवियल, जो कौन सा है? ई। और जिस संस्तर में वो पोषक तत्व जाकर जमा हुए हैं उस संस्तर को बोला जाएगा संपोहन या आइलुवियल, यानी यहाँ पे ये इकट्ठे हो गए। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मृदा परिच्छेदिका में कौन से संस्तर को अपक्षालन संस्तर कहा जाता है, कौन से संस्तर को संपोहन संस्तर कहा जाता है। अपक्षालन ई है, अगर ये पोर्शन नहीं आता है तो ए होगा और संपोहन में आएगा बी। कार्बनिक संस्तर कौन सा? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है ओ। खनिज संस्तर कौन सा? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है ए। इसके बाद संस्तर आएगा सी, जिसमें कंकड़ होते हैं, और लास्ट रॉक्स यानी चट्टान वाला संस्तर आता है। इस प्रकार मृदा परिच्छेदिका में ये 5 या 6 जो 5 संस्तर है, 6 संस्तर अपने को स्पष्ट रूप से अगर दिखाई देते हैं तभी ही उस मृदा को पूर्ण विकसित माना जाता है। 2-3 शब्द है जिनको मैंने यहाँ आपको साथ में बता दिया है, सोलम, रेगोलित और रिबोसोल। इनका प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि सोलम क्या होता है, रिबोलित क्या होता है, रिबोसोल क्या होता है। A प्लस बी संस्तर को आपस में मिला के सोलम के नाम से जानते हैं, यानी सोलम क्या होगा? A प्लस बी बराबर 16। A संस्तर प्लस बी संस्तर बराबर 16। A संस्तर प्लस बी संस्तर प्लस सी संस्तर, इन तीनों को मिला के बोला जाता है रिबोलित। A, B और C तीनों संस्त्रों को मिला के किस नाम से जानते हैं? रिबोलित। और इस संपूर्ण
प्रोफाइल को अपन बोलते हैं रिबोसोम, जिसमें किसी प्रकार के संस्तरों का डिवाइडेशन नहीं होता है, यानी संस्तरों का विभाजन नहीं हो, और संपूर्ण मर्दा परिच्छेदिका की इकाई रिबोसोम के नाम से जानी जाती है। तो ये था मर्दा परिच्छेदिका क्या होती है, मर्दा परिच्छेदिका में कौन कौन से संस्तर पाए जाते हैं, किस संस्तर को किस नाम से जानते हैं, कौन से संस्तर को आइलोवियल बोलते हैं, कौन से संस्तर को एलोवियल बोलते हैं, यानी अपक्षालन और संपूर्ण संस्तर। सोलर किसे कहा जाता है, रिबोलिक किसे कहा जाता है, और रिबोसोल किसे कहा जाता है। तो ये था मर्दा परिच्छेदिका। अगला पॉइंट है, इससे अगला आज अपन पढ़ेंगे मर्दा या मर्दा गठन, या इंग्लिश में बोलते हैं सोइल टेक्स। ठीक है दोस्तों, अगले 2-3 टॉपिक अपन पढ़ेंगे, वो सब टॉपिक है मर्दा के भौतिक गुण, मर्दा के भौतिक गुण। इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मर्दा के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो 4-5 गुणों के बारे में, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, उनके बारे में बता देता हूं। पहला भौतिक गुण है मर्दा गठन, दूसरा है मर्दा संरचना, इससे अगला है मर्दा रंग, इससे अगला है मर्दा आयु, इससे अगला है मर्दा ताप, इससे अगला है मर्दा पीएच। तो ये तमाम जो गुण है वो मर्दा के भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। अपन आगे वाले जो पॉइंट है उसमें इन 3 चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मर्दा गठन क्या होता है, मर्दा संरचना क्या होती है, मर्दा रंग क्या होता है, और मर्दा पीएच वाला अपन पोर्शन पढ़ेंगे प्रभावित मर्दाओं के अंदर। जब मर्दाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में 8 प्रकार की मर्दाएं पाई जाती है, पहले 8 प्रकार की मर्दाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रभावित मर्दाएं कौन कौन सी, उस समय अपन पीएच के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो वो उसी समय आपका इसमें जो रिलेटेड पर्सन है वहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे मर्दा गठन, मर्दा संरचना और मर्दा रंग। ये सभी क्या है, मर्दा के भौतिक गुण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मर्दा के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। अब आपको इन मर्दा के भौतिक गुणों में से ये जो गुण है इसकी एक अलग ही विशेषता होती है, और वो अलग विशेषता क्या होती है, और अलग विशेषता होने के कारण ही इस प्रश्न को बार बार किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। मर्दा के ऐसा कौन सा भौतिक गुण है जो कभी परिवर्तनशील या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो मर्दा के विभिन्न गुण अपन पढ़ेंगे, यहाँ तो मैं 6 ही बताया हूं, इससे अलावा भी कई और गुण है। तो जो भी गुणों में से है उनमें से एकमात्र मर्दा गठन या मर्दा का कणाकार वह गुण है जिसमें ये गुण मर्दा में परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित नहीं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मर्दा का ऐसा कौन सा भौतिक गुण है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या ऐसा गुण जो चेंज नहीं होता है, वो गुण है मर्दा गठन या मर्दा कणाकार। बाकी सभी गुणों को अपन परिवर्तित कर सकते हैं। अगर संरचना सही नहीं आ रही है तो अपन चेंज कर सकते हैं। मर्दा रंग अगर सही नहीं आ रहा तो अपन अपने द्वारा कोई सी भी चीजों को ऐड करके उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद मर्दा ताप को भी परिवर्तित कर सकते हैं, मर्दा पीएच को भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन मर्दा गठन को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इस गुण की प्रमुख विशेषता यह है कि ये
मर्दा का वह भौतिक गुण है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। अब ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये दो बिंदु है, मर्दा गठन और मर्दा संरचना। इन दोनों के बारे में आज डिस्कशन होगा। तो इसमें बात करते हैं इन दोनों की परिभाषा क्या है। देखिए, इन दोनों की परिभाषा में माइनर अंतर होता है और इसी कारण से मर्दा का यह गुण परिवर्तित होता है और यह गुण परिवर्तित नहीं होता है। देखिए, इन दोनों की परिभाषा को अपने को पढ़ने के लिए मर्दा कण वर्गों का अध्ययन करना पड़ता है। मर्दा कण, मर्दा में विभिन्न कण वर्ग पाए जाते हैं और अलग अलग संस्थानों के माध्यम से अलग अलग कण वर्गों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। दो संस्थान है जिन्होंने मर्दा कण वर्गों को अपने अपने हिसाब से अलग अलग नंबरों में डिवाइड किया गया है। तो अगर अपन बात करें मर्दा कण वर्गों के वर्गीकरण की, तो मर्दा कण वर्गों को दो संस्थान है जिन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है। पहला है ISSS के अनुसार, यानी इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी, इसके अनुसार इन्होंने मर्दा कण वर्गों को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है कंकड़, दूसरा है बालू और बालू के 2 भाग है, महीन, मोटी और महीन, मोटी और महीन, और तीसरा है सिल्ट, और लास्ट है कर। तो ये ISSS के अनुसार मर्दा कण वर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कंकड़ या मोटा जो भी है, दूसरा है बालू जिसको 2 भागों में, मोटी और महीन बालू, तीसरा है सिल्ट, चौथा है कर। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि ISSS के अनुसार मर्दा कण वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, 4। जबकि दूसरी एक संस्थान है USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसने इन कण वर्गों को 8 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 8 भाग। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मर्दा कण वर्ग कौन कौन से होते हैं। तो मर्दा कण वर्ग और मोस्टली कण वर्ग काम में आते हैं ये 3, बालू, सिल्ट और कली। इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन 3 कण वर्गों का समुच्चयन से ही ये सब भौतिक गुणों का निर्माण होता है और इन सब भौतिक गुणों में इन 3 कणों का परिवर्तन ही होता है। किसी में कौन से कण ज्यादा पाए जाएंगे, किसी में दूसरे कण ज्यादा पाए जाएंगे। तो कण वर्गों का वर्गीकरण आपको यही मैंने बता दिया है। ISSS जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सॉइल साइंस सोसाइटी के अनुसार मर्दा कण वर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कंकड़, दूसरा है बालू, बालू 2 भाग में है, मोटी और महीन, सिल्ट और कली। USDA के अनुसार 8 भाग है। यहीं पे आपको मैं ISSS का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को ही सर्वोत्तम वर्गीकरण माना गया है। इसलिए आपको मोस्टली ये ध्यान रखना है, ISSS के अनुसार 4 कण वर्ग होते हैं। उसका तो सिर्फ आपको USDA के अनुसार संख्या ध्यान रखनी है कि 8 भागों में बांटा गया। अब इसने ये 4 भाग किस प्रकार से बनाए, इन कणों के व्यास के अनुसार इनको अलग अलग भागों में बांटा है। तो कौन से कण का व्यास कितना होता है? पहला कण है कंकड़, इन कणों का व्यास होता है 2 mm से अधिक। दूसरा है बालू, बालू में एक मोटी है और एक महीन है, तो मोटी का होगा 2 से 0.2 mm। इसके बाद आएगा महीन, महीन का होगा 0.2 से 0.2 है।
इसके बाद आएगा सिल्ट, इसका आएगा 0.02 से 0.02 है, और लास्ट आता है कले 0.002 mm से कम। ये चिन्ह हमेशा ध्यान रखना है, कम का है, ये ज्यादा का है। तो ये कण वर्गों के व्यास के अनुसार इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, और इनमें से कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है। कले कणों की साइज या आकार कितना होता है? लेस देन 0.002 mm। सिल्ट का कितना होता है? 0.02 से 0.002 mm। और बालों का जनरली पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बालों का 0.2 से 0.02। कैसे है इसको याद करने का सीधा फॉर्मूला है, आपको मोर देन 2 से उठाना है, 4 भाग है कंकड़ वाले में। अब मोर देन 2 mm, उसके बाद ये डिजिट यहां आ गई और इससे 10 गुना कम हो जाएगा, यानी 0.2। ये 0.2 हो जाएगी यहाँ, इससे 10 गुना कम अगली यूनिट आ जाएगी 0.02, और फिर 0.02 यहाँ आएगा, उससे 10 गुना कम अगली यूनिट आ जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का। तो ये है मर्दा कण वर्गों का वर्गीकरण IEEE के अनुसार। देखिए, मर्दा गठन की परिभाषा होती है, मर्दा कण वर्गों का आपेक्षिक अनुपात मर्दा गठन या कणाकार कहलाता है। मर्दा कण वर्गों का आपेक्षिक अनुपात मर्दा गठन या कणाकार कहलाता है। कण वर्ग कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है। बालू, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सैंड, दूसरा है सिल्ट, और लास्ट है कल। इन तीनों कण वर्गों का जो आपेक्षिक अनुपात है वही मर्दा गठन कहलाता है। जैसे कोई भी मर्दा है, उसमें बालू के 5 कण है, सैंड के 2 कण है, और कले के 2 कण। तो ये अनुपात हो गया 5:2:2। यानी इससे पता चल गया कि इस मर्दा के टेक्सचर में 5 कण इसके हैं, 2 कण इसके हैं, यानी ये अनुपात है। अगला है मर्दा संरचना। मर्दा संरचना मर्दा गठन में परिभाषा में खास अंतर नहीं है। मर्दा कण वर्गों का आपेक्षिक अनुपात की जगह यहां परिवर्तन हो जाएगा कण वर्गों का व्यवस्थितकरण। मर्दा कण वर्गों का व्यवस्थितकरण ही क्या कहलाएगा? मर्दा संरचना। जैसे अपने को पता है सबसे बड़ा कण कौन सा है? बालू, उससे छोटा सिल्ट है, और उससे छोटा कले है। ये कैसे पता पड़ा कि ये बड़ा है ये छोटा है? तो उसके लिए आपको नीचे व्यास दिखाया गया था IEEE के अनुसार। तो सबसे कम व्यास वाले ये था, उससे ज्यादा ये था, उससे ज्यादा ये था। अब ये क्या करते हैं, मर्दा के अंदर जो मोटा कण होता है या भारी होता है वो हमेशा नीचे बैठता है, उसके बाद उससे हल्का होगा वो उसके ऊपर बैठेगा, और उसके बाद उससे जो हल्का होगा वो उससे ऊपर आएगा। तो ये क्या हो गया? व्यवस्थित क्रम। सबसे नीचे बड़े आकार वाले, उसके बाद मध्यम आकार वाले, उसके बाद छोटे आकार वाले। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार की ये क्या बन गई? समझ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 कण है बालू, तीनों कण नीचे है समाये, उसके बाद 2 कण है सिल्ट के, तो 2 कण कहां आएंगे? वो 2 कण इन दोनों कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पे आएंगे। तो ये 2 कण आगे यहाँ।
अब एक कण मान लीजिए मेरे पास है किसका, कले का, तो वो एक कण कहां आएगा, वो इन दोनों कणों के बीच में आके जमेगा। अब अगर मैं बात करूं इस मर्दा के संरचना की, तो इस मर्दा की संरचना इस प्रकार की बनी। तो इन कणों की मात्रा के अनुसार ये संरचना परिवर्तित होती रहती है। तो ये था मर्दा संरचना और मर्दा गठन के बारे में। मर्दा कणाकार क्या होता है, कणवर्गों के कितने प्रकार हैं, उसके बाद मर्दा संरचना क्या होती है। मर्दा संरचना 4 प्रकार की होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जैसे कण है उस प्रकार से इनकी आकृति बनती है। मान लीजिए ये 2 ही कण होते तो ये आकृति इस प्रकार की बन गई। यानी इन कणों के व्यवस्थित होने के बाद जो संरचना या जो आकार बनता है उसी के अनुसार इनके संरचनाओं का प्रकार है। तो मर्दा संरचना 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है प्रिज्मीय, दूसरा है ब्लॉकी, तीसरा है पहला प्रकार था प्रिज्मीय, दूसरा है ब्लॉकी, इससे अगला है परतदार और लास्ट है गोलाकार। गोलाकार या क्रोम्ब टाइप। तो ये मर्दा कणवर्गों के जो व्यवस्थित क्रम या जमाव की स्थिति होती है, उसके बाद ये विभिन्न आकार की संरचनाएं बनती है। एक प्रिज्मीय है, ब्लॉकी है, परतदार है और गोलाकार। इसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है, कई बार ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस प्रकार की मर्दा संरचना खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कृषि के लिए सर्वाधिक उत्तम मर्दा संरचना होती है गोलाकार या क्रम्ब टाइप, और ब्लॉकी संरचना ये जनरली काली मर्दाओं में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था आज के बिंदु के बारे में कि मर्दा प्रोफाइल क्या होती है, मर्दा गठन क्या होता है, मर्दा संरचना क्या होती है। इनके बाद अपन आज के इस वीडियो में अगर टाइम बचेगा तो अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आज इन्हीं तीनों टॉपिक को आपको समझेंगे। जैसा कि पीछे अपन ने बात की थी मर्दा परिच्छेदी का, परिभाषा है किसी मर्दा का लंबवत कटान काटने पर विभिन्न रंगों के शस्त्रों का दिखाई देना, वह सभी शस्त्रों को एक इकाई, सभी शस्त्रों की एक इकाई मर्दा परिच्छेदिका कहलाती है। ये मर्दा परिच्छेदिका का एक डायग्राम आपके सामने है। इसके तहत मर्दा परिच्छेदिका से संबंधित सभी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। इसमें एक परिभाषा और बात करेगी जो शस्त्र की परिभाषा होती है, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। मर्दा परिच्छेदिका की एक ऐसी इकाई जो समान गुण और समान संरचना की एक परत होती है, उसे अपन बोलते हैं शस्त्र। तो मर्दा परिच्छेदिका में एक ऐसी परत जो समान गुण और समान आकार वाली होती है, उसे अपन शस्त्र या होरिजन बोलते हैं। तो मर्दा परिच्छेदिका के कौन कौन से शस्त्र है, यह आपको 6 शस्त्रों के बारे में बताया गया है। ओ, ए, ई, बी, सी और आर। ओ शस्त्र मर्दा के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये वनों से आच्छादित भूमियों में पाया जाता है। कृषि भूमियों में ये शस्त्र विलुप्त रहता है। इसको कार्बनिक शस्त्र के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके बाद आता है ए शस्त्र जो खनिज शस्त्र होता है, और यह मर्दा का सबसे ऊपरी खनिज शस्त्र भी कहलाता है। इसके बाद आता है ई या ए2 जिसे निक्षालन शस्त्र बोलते हैं। निक्षालन का मतलब होता है किसी भी स्थान से तत्वों का रिमूव होना, उस प्रक्रिया को अपन निक्षालन या इलोवियल बोलते हैं। तो इसमें से जो पोषक तत्व है
वो इस संस्तर में से रिमूव होके और नीचे वाले संस्तर में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो रिमूव कौन से संस्तर से हुए, इस कारण इस संस्तर से रिमूव हुए, इस कारण इसको निष्क्रिय संस्तर बोलते हैं। किस संस्तर में जाके जमा हुए, इस कारण इसको संपूर्ण संस्तर बोलते हैं, जहां जाके इकट्ठा होते हैं। तो बी संस्तर ये है। इसके बाद सी संस्तर में कंकड़ पत्र होते हैं और आर में एक प्रद्धा चट्टान होती है। इसके बाद 2-3 शब्द आपको पहले बताया गया था कि सोलम क्या होता है, रिबोलित क्या होता है, रिबोसोल क्या होता है। ए प्लस बी संस्तर को मिला के अपन सोलम बोलते हैं। इसे ट्रू या सत्य मर्दा भी बोला जाता है, ट्रू सोल। ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के अपन बोलते हैं रिबोलित। और इन सभी को यानी मर्दा को अविभक्त संस्त्रों में अपन कंप्लीट रूप से क्या बोलेंगे, रिबोसोल, जिसमें ये पूरी चीज आ जाएगी, इसमें कोई पर्टिकुलर संस्त्र का नाम नहीं है। तो ये था मर्दा परिच्छेदिका के बारे में। अगला पॉइंट है मर्दा कणाकार। अगला टॉपिक अपना था मर्दा कणाकार या मर्दा गठन, सॉइल टेक्सचर। इसकी परिभाषा है मर्दा कणवर्गों का सापेक्ष या आपेक्षिक अनुपात मर्दा गठन या कणाकार कहलाता है। यह मर्दा की मूल विशेषता है जिसे बदला नहीं जा सकता। मर्दा कणाकार का वर्गीकरण 2 भागों से अपन बांटते हैं। एक है यूएसडीए के अनुसार मर्दा कणवर्गों को 8 भागों में बांटा गया है। यूएसडीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा था IEEE यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस के अनुसार मर्दा कणवर्गों को निम्न भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कंकड़, दूसरा है बालू, तीसरा है सिल्ट, चौथा है कली। कंकड़ या पत्थर जिस कण का व्यास या आकार होता है मोर देन यानी 2 mm से अधिक। बालू को 2 भागों में बांटा गया है, मोटी बालू और महीन बालू। मोटी बालू का आकार है 2 से 0.2 mm, महीन का है 0.2 से 0.02 mm, सिल्ट का 0.02 से 0.002 mm और कले का है 0.002 mm से कम। तो ये था मर्दा कणाकार और मर्दा कणाकार का वर्गीकरण। IEEE इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस वाला ये वर्गीकरण आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये प्रश्न कई एग्जाम में रैंडमली पूछा जाता है कि सिल्ट कण का व्यास कितना होता है, कले कण का व्यास कितना होता है। तो एक तो आपको याद रखना है सिल्ट वाला जिसका व्यास है 0.02 से 0.002 mm, एक है कले वाला जो 0.002 mm से कम। और बालू की अगर बात आए तो आपको ये वाला याद रखना है 0.2 से 0.02 mm। इससे अगला अपना था मर्दा कणाकार के प्रकार। मर्दा कणाकार 3 प्रकार का होता है, बालू कणाकार, सिल्ट कणाकार और कले कणाकार। इनमें मोस्टली जो प्रश्न पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि बालू कणाकार में बालू कितना होता है, कले कितना होता है। सिल्ट कणाकार में सिल्ट कितना होता है, कले कितना होता है। और कले कणाकार में कले की मात्रा कितनी होती है। तो बालू कणाकार में 85% बालू है, 15% कले होता है, जबकि सिल्ट कणाकार में 80% सिल्ट और 20% कले। और कले कणाकार में मोर देन 35% कले या जनरली पूछा जाता है 40% कले पाया जाता है। मर्दा कणाकार कृषि क्रियाओं के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इससे अगला टॉपिक था मर्दा संरचना या सोइल स्ट्रक्चर। मर्दा संगठन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के मर्दा कणवर्गों का व्यवस्थित क्रम में जमना ही क्या कहलाता है, मर्दा संरचना। मर्दा संरचना 4 प्रकार की होती है। पहली है परतदार, दूसरी है प्रिज्मीय, तीसरी है ब्रोकी, चौथी है गोलाकार या क्रम संरचना। ब्रोकी संरचना गहरी काली मृदाओं में बनती है। गोलाकार या क्रम संरचना ये खेती के लिए सर्वोत्तम संरचना मानी जाती है। मर्दा संरचना को विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाओं से आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये था मर्दा कणाकार और मर्दा संरचना क्या होती है। था मर्दा रंग या सोइल कलर। इस टॉपिक से संबंधित जो मुख्य चीजें हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। इनको थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कई बार इनमें से प्रश्न पूछा जाता है।
मर्दा रंग का निर्धारण मुनसेट कलर चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनसेट कलर चार्ट कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मर्दा रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मुनसेट कलर चार्ट के द्वारा। अगला है मर्दा रंग में ये तीन वैल्यू होती है, हू, वैल्यू और क्रोमा, ये तीन सिंबल होते हैं। तीनों किस किस को प्रदर्शित करते हैं इनकी जानकारी आपको होना जरूरी है। व्यू है वो मर्दा में प्रभावी स्पेक्ट्रल रंग को प्रदर्शित करता है, जबकि वैल्यू हल्केपन व भूरे गहरेपन को प्रदर्शित करता है, और क्रोमा है ये रंग की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मुनसेट चार्ट में हू, वैल्यू और क्रोमा किसको प्रदर्शित करता है? ह्यू करता है स्पेक्ट्रल रंग को प्रदर्शित, वैल्यू करती है हल्केपन व गहरेपन को, और क्रोमा प्रदर्शित करता है रंग की शुद्धता को। आगे है मर्दा में लाल रंग हेमेटाइट जो फेरस ऑक्साइड का अवयव है के कारण होता है, जबकि मर्दा में भूरा रंग मैग्नेटाइट ये भी फेरस ऑक्साइड होता है के कारण होता है, और मर्दा में पीला रंग लिमोनाइट या जियोथाइट के कारण होता है। तो ये था मर्दा रंग से संबंधित मुख्य जानकारी। अपना अगला पॉइंट है मर्दा सूक्ष्म जीव या सोइल माइक्रोब्स। इसमें आपको जो मुख्य चीजें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि मर्दा के अंदर सूक्ष्म जीव कौन से ज्यादा होते हैं, उसके बाद में कौन सा जीव आता है, उसके बाद में कौन सा जीव आता है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मर्दा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं। तो जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीटी, शैवाल, ये 4-5 जीव सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी के अंदर उपलब्ध रहते हैं। तो संख्या के आधार पे कौन सा जीव सर्वाधिक है या वजन के आधार पे कौन सा जीव मर्दा में सर्वाधिक पाया जाता है, उनका क्रम आपको यहाँ पे बताया गया है। अम्लीय मर्दाओं में कौन सा सूक्ष्म जीव ज्यादा पाया जाता है, शुष्क मर्दाओं में कौन सा सूक्ष्म जीव ज्यादा पाया जाता है, और उसके बाद तापमान के आधार पे मर्दा सूक्ष्म जीवों का विभाजन भी किया गया है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे कौन सा सूक्ष्म जीव वृद्धि कर पाता है। तो ये तापमान के आधार पे आपको बताया गया है। सामान्य मर्दाओं में प्रति ग्राम संख्या के आधार पे ध्यान रखना है, ये किसके आधार पे है? संख्या के आधार पे सूक्ष्म जीवों का कार्य। संख्या के आधार पे मर्दा में सर्वाधिक जीवाणु पाया जाता है, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटी जो होता है, उसके बाद कवक होता है, उसके बाद शैवाल होता है। जबकि यही चीज संख्या की जगह छोड़ के वजन के आधार पे आता है, तो वजन के आधार पे सबसे ज्यादा वजन के आधार पे कवक आएगा, उसके बाद जीवाणु आएगा, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटी जाएगा, उसके बाद शैवाल आएगा। तो ये तो रहा सामान्य मर्दाओं में संख्या के आधार पे और वजन के आधार पे सूक्ष्म जीवों का क्रम। आगे है अम्लीय मर्दाओं में प्रति ग्राम सूक्ष्म जीवों का क्रम। प्रति ग्राम सूक्ष्म जीवों का वजन के आधार पे क्रम है। सबसे ज्यादा अम्लीय मर्दाओं में कवक होगा, उसके बाद जीवाणु है, उसके बाद शैवाल है, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटी है। इसके बाद है शुष्क मर्दाओं में प्रति ग्राम सूक्ष्म जीवों का क्रम। सबसे ज्यादा शुष्क मर्दाओं में एक्टिनोमाइसीटी जो होता है, उसके बाद जीवाणु, उसके बाद कवक, उसके बाद शैवाल। तो ये तो हुआ सूक्ष्म जीवों का क्रम मर्दा के अंदर किस प्रकार से कौन सा सूक्ष्म जीव सर्वाधिक पाया जाता है। आगे है तापमान के आधार पे मर्दा सूक्ष्म जीवों का विभाजन। तो 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, साइक्रोफिल, मेसोफिल और थर्मोफिल। साइक्रोफिल वे जीव होते हैं जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे पे पनपते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को साइक्रोफिल के नाम से जाना जाता है। ऐसे जीव जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे पे पनपते हैं वो सूक्ष्म जीव कौन से होंगे? साइक्रोफिल। ऐसे सूक्ष्म जीव जो 10 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य पनपते हैं उन्हें मेसोफिल के नाम से जाना जाता है। ऐसे जीव जो मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे पनपते हैं उन्हें थर्मोफिल के नाम से जाना जाता है। तो ये था तापमान के आधार पे सूक्ष्म जीवों के प्रकार 3 प्रकार है, तीनों की रेंज आपको ध्यान रखनी है। अगला है जीवाणु के लिए उपयुक्त मर्दा पीएच कौन सा होता है। ऐसा मर्दा का पीएच जिसमें जीवाणु सर्वाधिक वृद्धि करते हैं वो पीएच मान है 6 से 47। ये आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अपना अगला टॉपिक है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात CN रेशियो। इसमें आपको विभिन्न पदार्थों के बारे में या सूक्ष्म जीवों के बारे में या फसलों के बारे में
उनका CN अनुपात की जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता क्या है? मृदा में कार्बनिक कार्बन व उपलब्ध नाइट्रोजन की वजन वो ही कहलाता है CN रेशियो। मृदा में कार्बनिक कार्बन व उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा का वजन ही क्या कहलाता है? CN रेशियो। विभिन्न चीजों का CN रेशियो अलग अलग होता है। अपन बात करते हैं ह्यूमस का CN अनुपात 10:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, किसी का भी CN रेशियो पूछ लिया जाए तो ह्यूमस का CN अनुपात कितना होता है? 10:1, जबकि सामान्य मृदा का CN अनुपात 10:1 से 12:1 के मध्य होता है। इसमें जनरली आपको यही ध्यान रखना है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। सामान्य मृदाओं का CN अनुपात 10:1 होता है, या ऑप्शन में आएगा 12:1, दोनों में से एक आएगा, या रेंज भी आ सकती है 10:1 से 12:1। अगला है सूक्ष्म जीवों का CN अनुपात क्या होता है? 4:1 से 9:1 के मध्य होता है सूक्ष्म जीवों का। इससे अगला है गोबर की खाद या FIM का CN अनुपात क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 20:1। 20:1, जबकि गोबर की खाद में NPK भी इंपॉर्टेंट है, NPK 0.5, 0.25 और 0.5। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अनुपात देखें तो नाइट्रोजन है 0.5%, पोटास है 0.25% और फास्फोरस और पोटास है 0.5%। अगला है दलहनी फसलों का CN अनुपात कितना होता है? ये भी 20:1 है। तो ये विभिन्न चीजों का आपको CN अनुपात बताया गया है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि CN अनुपात जितना चौड़ा होगा और जितना सकरा, इसका मतलब आप जानते हो चौड़ा और सकरा का मतलब क्या है? जैसे 4:1 और 10:1, इन दोनों में से चौड़ा कौन सा है और सकरा कौन सा है? सकरा कौन सा है? 4:1 और चौड़ा कौन सा है? 10:1। यानी दोनों चीजों में वेरिएशन ज्यादा आ रहा है वो चौड़ा होगा, वेरिएशन कम आ रहा है वो सकरा होगा। तो जिनके अंदर भी अगर CN अनुपात चौड़ा होगा उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी, और जिनके अंदर CN अनुपात सकरा होगा वो मृदाएं अच्छी नाइट्रोजन वाली कहलाती है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सकरा CN अनुपात भूमि के लिए उपयुक्त होता है, जबकि चौड़ा CN अनुपात नाइट्रोजन की कमी को प्रदर्शित करता है। कार्बनिक मृदाओं में कम से कम 20% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कितना परसेंट? 20%। यह भी कई बार पूछा जाता है। जबकि भारतीय मृदाओं में सामान्यतः 0.5% कार्बन पाया जाता है, और अपने पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में 0.1% से भी कम कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो ये था CN अनुपात या CN रेशियो के बारे में। अगला टॉपिक है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस के बारे में पीछे भी अपन बात कर लिए थे कि ह्यूमस की CEC कितने होते हैं, मोर देन 200। लेकिन ह्यूमस होती क्या चीज है, इसकी परिभाषा FIM के विघटन से बनने वाला अंतिम गहरे भूरे रंग का उत्पाद ह्यूमस कहलाता है। और ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट उत्पाद है मृदा के लिए। कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक कार्बन में परिवर्तित करने का सूत्र कई बार पूछा जा चुका है। एक प्रश्न भी कि किस सूत्र के माध्यम से अपन कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक कार्बन में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सूत्र है OC बराबर OM इंटू 0.58। OC का मतलब होता है ऑर्गेनिक कार्बन और OM का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक कार्बन यानी कार्बनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक कार्बन में परिवर्तित करने का सूत्र है ऑर्गेनिक कार्बन बराबर ऑर्गेनिक मैटर इंटू 0.58। इसी प्रकार कार्बनिक कार्बन को कार्बनिक पदार्थों में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसका क्या सूत्र है? तो ऑर्गेनिक मैटर बराबर ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.72। तो ये दो सूत्र थे जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ह्यूमस के बारे में पीछे भी अपन बात कर लिए थे। ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया से बनने वाला उत्पाद या FIM के विघटन से बनने वाला अंतिम गहरे भूरे रंग का उत्पाद ह्यूमस कहलाता है।
ह्यूमस में 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जिनके गुणधर्म आपको अलग अलग बताए जा रहे हैं। गुण है जैसे आणविक भार, रंग, विघटन और घुलनशीलता। 3 अम्ल कौन से हैं? फुल्विक एसिड, हुमिक एसिड और हुमिक एसिड। तो इसमें है आणविक भार में है हुमिन एसिड है, ये है हुमिन एसिड। 3 है फ्लोविक एसिड, हुमिक एसिड और हुमिन एसिड। तो आणविक भार सबसे कम होता है फ्लोविक एसिड का और मध्यम होता है हुमिक एसिड का, जबकि हुमिन एसिड का आणविक भार सर्वाधिक होता है। रंग में फ्लोविक एसिड हल्का होता है, हुमिक एसिड मध्यम होता है, जबकि हुमिन एसिड गहरा होता है। विघटन इसका सबसे अधिक होता है फ्लोविक एसिड का, हुमिक एसिड का मध्यम होता है और हुमिन एसिड का विघटन सबसे कम होता है। घुलनशीलता है फ्लोविक एसिड अम्लीय और क्षारीय दोनों विलयन में घुलनशील है, जबकि हुमिक एसिड अम्लीय में अघुलनशील और क्षारीय में घुलनशील है और हुमिन एसिड दोनों ही माध्यमों में अघुलनशील होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो वो है राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, मृदा अपरदन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और प्रभावित मृदाएं कौन कौन सी है। ये 3 टॉपिक अपना अगले वीडियो के अंतर्गत रहेगा। आज का वीडियो ये अंतिम टॉपिक यही है। तो मेरे आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो देखने के लिए अक्षय एजुकेशन जॉबलेर यूट्यूब इसको सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना है। और सभी विद्यार्थी, ये जरूरी नहीं है कि जेट या 11-12 के विद्यार्थी है, चाहे वो प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई से भी एग्रीकल्चर से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे द्वारा ये बनाए गए वीडियोज बहुत लाभदायक रहेंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को देखना है और अपनी पढ़ाई को इस वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के तहत अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखना है, क्योंकि पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये अक्षय एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोड़ने की तरफ से एक सराहनीय पहल की जा रही है कि हर विषय के वीडियोज आपको YouTube पे मिलेंगे और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एक हम भी वेब परचेज कर रहे हैं, जिसके तहत हमारे से जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको हम ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका हमारे को सहयोग बराबर मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।